चलिए अब फिर से हम लोग तैयार हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री के साथ। हम लोग आप देखिए ध्यान से, हम लोगों ने पढ़ लिया था संकुलन दक्षता निकालने के लिए, यानी कि प्रतिशत पैकिंग जिसको निकालना होता है, वहां तक की बातों को हम लोगों ने समझ लिया था कल तक, है ना। पैकिंग गुणवत्ता किसे कहते हैं, पैकिंग प्रतिशत क्या होता है, और उस अंतर्गत में हम लोग एससीसी का हम लोग संकुलन दक्षता निकाले थे, है ना। रिक्ति भी निकाल लिए थे, एफसीसी का संकुलन दक्षता निकाल लिए थे, बीसीसी का निकाल लिए थे, सबका रिक्ति भी निकाल दिए थे। क्या जी, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे मोटा मोटी तौर पर आपको यहाँ पे बहुत सारे चीजों को एक साथ रखना चाहते हैं। कैसे, देखिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम एक टेबल चार्ट बना देते हैं जहां पे एक बार में ही आप सारे चीजों को समझ सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि पूरा का निचोड़, पूरा का क्या चीज, निचोड़। पूरा का निचोड़ कैसे, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे इकाई सेल लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं, इकाई सेल। एक कॉलम बना देते हैं इकाई सेल का। ये क्लास 12 है और आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री। तो इकाई सेल इधर लिख दिए। इसके बाद इधर लिखते हैं प्रभावी परमाणु संख्या। प्रभावी परमाणु संख्या जिसको हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, जेड से। करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके बाद देख लीजिए आपको समन्वय संख्या। कौन सा संख्या, समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको हम लोग सीएन बोले थे, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। इसके बाद आप देख लीजिए ए एवं आर का ए एवं आर में संबंध। ए माने भुजा एवं आर माने त्रिज्या में संबंध। संबंध पढ़ लिए, सब पढ़ा हुआ है हम लोगों का, ठीक है ना। और उसके बाद पढ़ लेते हैं प्रतिशत पैकिंग या पैकिंग प्रतिशत, ठीक है ना। पैकिंग प्रतिशत, इस बात को समझिए ध्यान से। सबसे पहले हम देखेंगे एससीसी का। एससीसी का मतलब है ना, साधारण मौलिक केंद्रित इकाई सेल। समझे कि नहीं। इसके बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे और कोशिश करेंगे जानने का, समझने का। अब इस बात को समझिएगा और बढ़िया से। तो आप लोग जब एसएससी का पढ़े थे, तो एसएससी में क्या पढ़े थे, प्रभावी परमाणु संख्या। कि एसएससी में चारों कोने पर अवयवी कण हम लोग बैठाए थे और उस प्रकार से 8 को बैठाए थे, और यह अंदर तक मैंने प्रवेश किया हुआ रहता है 1/8 भाग एक अवयवी कण। तो अगर हम लोग 8 की चर्चा करेंगे तो 1/8 गुना 8 कट करके कितना हो जाएगा, 1। प्रभावी संख्या इसका कितना बताए थे एसएससी का, 1। अगर वहीं पर हम लोग अगर बीसीसी का अगर बात कर ले, तो बीसीसी का अगर बात कीजिएगा, बीसीसी का हमने क्या पढ़ाया था कि एक तो कोना पर हो गया, सो हो गया ये वाला, और बाकी जो है से बीसीसी की एफसीसी का देख लीजिए पहले। एगो तो पूरा होगा और 6 गो फलक है, एक फलक के अंदर में आधा घुसा हुआ रहता है। कितना घुसा हुआ रहता है, आधा, और 6 गो फलक है, तो 2 तिहाई 6, 3 अवयव कितना हो जाएगा, 4। तो प्रभावी परमाणु संख्या इसका कितना हो जाएगा, 4। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था बीसीसी के बारे में। किसके बारे में, बीसीसी के बारे में। तो एक तो पूरा हो गया, और इसका जो है से कहाँ रहता है, एक बीसीसी के मतलब कि एकदम अंदर में रहता है। कहाँ रहता है, अंदर में। तो अंदर अगर हम लोग बात करें, तो अगर अंदर बात करेंगे तो एगो से पूरा ढका हुआ है, तो 1 कर देंगे तो इसका प्रभावी परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका प्रभावी परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 2। अगर हम लोग इसी तरह से ईसीसी की बात करेंगे, ईसीसी की बात करेंगे, तो 1 तो सबका हो जाएगा, और इसका विपरीत फलक में होता है। अब फलक पर अगर है तो उसको आधा अंदर में घुसा हुआ है, तो 1/2, और 2 गो है तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। इसका भी प्रभावी परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 2। यहां तक तो आ गया था। समन्वय संख्या इसको कहेंगे कि अगर किसी भी अवयवी कण का चारों ओर जितना सटा हुआ अवयवी कण है, उसी को क्या कहते हैं, समन्वय संख्या। किसी भी अवयवी कण के चारों ओर जितना और सटा हुआ अवयवी कण है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समन्वय संख्या। तो
एसीसी का समन्वय संख्या कितना हो जाएगा, सबका लेके चलेंगे तो 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपको पढ़ाए थे कि एफसीसी का कितना हो जाएगा, तो 12, एफसीसी का कितना हो जाएगा 12, बीसीसी का कितना हो जाएगा, तो बीसीसी का आपको पढ़ाए हैं 8, ईसीसी का तो निकालवे नहीं किए थे, इसका हम लोग छोड़ दिए थे, छोड़े थे कि नहीं छोड़े थे। अब आ जाइए ए एवं आर में संबंध, आप लोगों को हम पढ़ाए थे, इसके पिछले में देखिएगा, आप यहां पे गौर कीजिएगा जरा सा ध्यान से कि a बराबर होता है 2r या r बराबर a/2 होता है कि नहीं होता है, यही ना संबंध है। इसको ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा हमेशा। तो इसमें क्या होता है, r बराबर a/2, या हम लोग कह सकते हैं कि a बराबर 2r, यही ना होता है जी। a बराबर क्या होता है 2r। एक मिनट, तो फाइल बना देते हैं इसको, जगह जब है तो क्या है कि सब चाक बनाएंगे, है ना हो। a बराबर क्या हो जाएगा 2r, ऐसे भी हो सकता है। तो ये संबंध हो गया इसका। इसके बाद चलिए एफसीसी में क्या संबंध है, तो आपको याद होगा कि r बराबर पढ़ाए थे a/2√2, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। और अगर हम लोग एक का निकालेंगे तो a बराबर हो जाता है 2√2r, ये गुना हो जाएगा इससे, तो 2√2r। और वहीं अगर हम लोग बीसीसी की बात करेंगे तो आप लोगों को याद होगा कि r बराबर पढ़े थे √3a/4, r बराबर क्या पढ़े थे √3a/4, और यहां से अगर a निकालिएगा तो 4r/√3, यही ना संबंध निकाले थे। तो ये आप लोग संबंध पढ़ लिए। आपको याद होगा कि एसीसी का अगर पैकिंग प्रतिशत निकाले थे तो हमने लिखा था 52.36 अप्रोक्स में अगर बात करेंगे तो 52.4% बोले थे कि नहीं बोले थे। इसके बाद अगर एफसीसी की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो एफसीसी का पैकिंग प्रतिशत कल ही बताए थे 74.06, है ना, या इसी को हम लोग 74 भी बोल सकते हैं। अप्रोक्स कितना बोल सकते हैं 74% बोल सकते हैं। अब इसके बाद आपको पढ़ाए थे बीसीसी के बारे में, किसके बारे में पढ़ाए थे बीसीसी के बारे में पढ़ाए थे। तो इसका हम लोग बताया था 68.0 कितना 2% कि 8%, 68.02%। कल क्या बताए थे जी, देखिए इसको बोल सकते हैं हम लोग कितना 68%। अगर आप लोगों को प्रभावी परमाणु संख्या जानना हो, या एसीसी बीसीसी एफसीसी ईसीसी क्या है, या आपको समन्वय संख्या निकालना हो, या ए और आर में संबंध निकालना हो, या पैकिंग प्रतिशत निकालना हो, तो मेरे भाई A to Z चीज हम लोगों ने पढ़ाया है बहुत अच्छे से। आप मेरा पूर्व का वीडियो देख लीजिए, खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। क्या जी, सारा चीज बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, कहीं से कोई किंतु परंतु है ही नहीं। अगर आप बहुत अच्छे से केमिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप पहले का वीडियो देख लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा और सारे चीजों को समझ में आपको आ जाएगा। यहां तक का मैटर समझ में आ गया। और क्या पढ़ाए थे, तो आपको याद होगा आपको पढ़ाए थे HCP का मतलब हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल माने षष्ठकोणीय, पढ़ाए थे ना, षष्ठकोणीय क्लोज पैकिंग या निविड़ संकुलन, उसको हम लोगों ने बोला था षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन या घनिष्ठ संकुलन। और इसमें हम लोग समन्वय संख्या बताए थे, आपको अगर याद होगा तो समन्वय संख्या हम बताए थे 12, याद है। इसका समन्वय संख्या कितना होता है 12, HCP का कितना होता है 12। वही अगर हम लोग CCP की बात करें, अब CCP आपको याद है कि नहीं याद है, जिसको हम लोग बोले थे क्यूब क्लोज पैकिंग, नहीं घनीय निविड़ संकुलन, घनीय निविड़ संकुलन, इसको हम लोग बोले थे षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन, इसको क्या बोले थे घनीय निविड़ संकुलन, बोले थे कि नहीं बोले थे। इसका भी हम कितना बताए थे समन्वय संख्या 12। ये सब एक जगह याद रखिएगा, पूछेगा तो फटाक से आप लोग जवाब दे दीजिए, ठीक है ना।
पढ़ाने का मतलब और पढ़ने का मतलब है कि आप लोगों को ये सब बातें एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना जी? इसके बाद आप लोग पढ़े थे चतुष्फलकीय के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? चतुष्फलकीय, याद है? चतुष्फलकीय जो निविड़ संकुलन पढ़े थे उसमें हमने समन्वय संख्या कितना बताए थे? 4। हाँ याद है तो बढ़िया चीज है ना? कितना बताए थे? 4। उसके बाद बताए थे अष्टफलकीय। भले अष्टफलकीय लिखा हुआ है लेकिन रहेगा कितना? 6। जो बैलून वाला बताए थे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि कितने, आपसे पूछा जाएगा अष्टफलकीय का तो इसका समन्वय संख्या कितना होता है? तो 6। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? तो इस चीज को एकदम बहुत भली भांति आप लोग याद रखिएगा। हमने एक जगह इसको रखने का काम किया है और हमको लगता है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरा पूर्व का वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा तो आपको सब चीज, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया बात? अब इसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं तो आपको हम लोग ब्रेग समीकरण पढ़ाते हैं। पढ़ना है आपकी किताब में ब्रेग समीकरण। ब्रेग समीकरण क्या है? तो देखिए, ब्रेग नाम का बाप बेटा था, एक वैज्ञानिक था और उसका बेटा था। तो बाप का जो नाम था वैज्ञानिक का वो था W.L. ब्रेग। उसका नाम क्या था? W.L. ब्रेग। उसका नाम था W.L. ब्रेग। ये था बाप के नाम था। और इसका जो बेटवा के नाम था उसका नाम था W.B. ब्रेग। उसका नाम क्या था? W.B. ब्रेग। क्या नाम था? W.B. ब्रेग। बात समझ में आ गई ना? ये दोनों क्या था? बाप बेटा था, ठीक है ना? इन दोनों ने एगो समीकरण दे दिया जिसको केमिस्ट्री में हम लोग 12th क्लास में वो पढ़ रहे हैं। समझे कि नहीं? आपके बुक्स में भी है तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों ने मिलकर के क्या दिया? एक समीकरण दिया। किसके लिए? क्रिस्टलों के लिए। किसके लिए? क्रिस्टल के लिए। कि क्रिस्टलों के समूहों के बीच जो दूरी होती है ना, उसको अगर आपको क्या करना हो, पता लगाना हो, अगर दूरी का क्या लगाना हो, पता लगाना हो, तथा आंतरिक संबंध का अगर अध्ययन करना हो तो उसने किस किरण का इस्तेमाल किया था? तो एक्स किरण का। किसका? एक्स किरण का। एक्स किरण का प्रयोग करके उसने एक समीकरण दिया था। उसी समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेग समीकरण। क्या समीकरण कहते हैं? ब्रेग समीकरण बोलते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये दोनों मिलकर के क्या किया? ब्रेग समीकरण दिया। हम लोग आज कुछ नहीं करते, हम लोग ऐसे खाली पबजी खेलते हैं, है कि नहीं? आप लोग क्या खेल रहे हैं? बाप बेटा क्या खेलते हैं? पबजी। इन लोग देखो तो बाप बेटा क्या दे दिया? समीकरण, है कि नहीं? दोनों में अंतर है ना? इन लोग बाप बेटा मिला तो समीकरण दे दिया। हम लोग बाप बेटा, हम लोग मिलते हैं, आप लोग मिलते हैं, बाप बेटा मिलते हैं तो क्या खेलते हैं? लूडो, है ना? मोबाइल में देखते हैं वीडियो गेम। आप लोग समीकरण नहीं ना देते हैं? हाँ, खाली समीकरण दूसरे के पढ़ते हैं। तो चलिए ध्यान समझिए। अब इसको कैसे लिखिएगा? तो देखिए, इसका ब्रेग समीकरण कोई पूछेगा तो कैसे बताइएगा? तो ब्रेग समीकरण को बताइएगा कि क्रिस्टलों के सतहों के बीच, क्रिस्टलें ठोस पढ़िए रहे हैं तो क्रिस्टले के बारे में देगा जी। तो क्रिस्टलों के सतहों के बीच, क्रिस्टलों के सतहों के बीच, क्रिस्टलों के सतहों के बीच दूरी पता करने के लिए, दूरी पता करने के लिए, दूरी पता करने के लिए तथा आंतरिक संरचना, तथा क्या चीज? आंतरिक जो संरचना है उसका अध्ययन करने के लिए, आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए किस किरण की सहायता से?
तो एक्स किरण का प्रयोग कर, कौन किरण का, एक्स किरण का प्रयोग कर, एक्स किरण का प्रयोग कर। एक समीकरण दिया था, क्या किया था, एक समीकरण दिया था, एक समीकरण दिया था, एक समीकरण दिया था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेग समीकरण कहते हैं, जिसे ब्रेग समीकरण कहते हैं। क्या जी, बोलबे नहीं करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेग समीकरण कहते हैं। समझ में आ रहा है सबको? अब ध्यान दीजिए, यह ब्रेग समीकरण क्या है, तो यह जो ब्रेग समीकरण है, इन दोनों ने मिलकर दिया कि एन लैम्डा बराबर, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा। यही समीकरण उन्होंने दिया था, इन दोनों बाप बेटों ने दिया था, जिसका नाम था क्या चीज है ना, क्या नाम था, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। अब यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा क्या है। तो इसको सबसे पहले आप लोग क्या बोलिएगा, तो यही हमारा क्या है, ब्रेग समीकरण। यह मेरा क्या है, ब्रेग समीकरण, याद रहेगा, ये मेरा क्या है, ब्रेग समीकरण। यहां पर जो एन है, यह एन क्या है, तो यह एन है पूर्णांक संख्या, यह एन क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बोले तो 1 2 3 4, पूर्णांक संख्या बोले तो क्या चीज, 1 2 3 4, यही सब ना होगा। यहां जो लैम्डा है वो क्या है, तो वो तरंग दैर्ध्य है। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। लैम्डा की अगर चर्चा कीजिएगा तो इसको बोलेंगे तरंग दैर्ध्य। ये क्या है, तरंग दैर्ध्य है। समझ में आ रही है बात? ये क्या है, तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य है। और यहां पर अगर आप देखिएगा, आप अगर डी को देखिए बढ़िया से, तो ये डी क्या है, तो डी का मतलब हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस माने जो दूरियां नहीं है सतह पर, वो दूरी। तो डी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स क्या होता है, दूरी। डिस्टेंस मीन्स क्या है, दूरी। आई जो साइन थीटा हम लोग देख रहे हैं, ये जो साइन थीटा ये वाला क्या है, तो ये साइन थीटा जो है, क्रिस्टल जो सतह है उसके बीच का कोण है। क्रिस्टल पर जो सतह बन रहा है ना, उसके बीच का कोण है। जैसे क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल सतह के क्या है, बीच का कोण, बीच का कोण है। आ गया समझ में? और इस आधार पर हम लोग इससे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो कोई दिक्कत है? अब यहां से एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं जरा सा, न्यूमेरिकल का, किस तरह से न्यूमेरिकल आएगा और कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है कि नहीं? मैंने पहले ही कहा था कि केमिस्ट्री आप पढ़िए चाहे फिजिक्स पढ़िए, आपको न्यूमेरिकल्स आने जरूरी है कि नहीं? जैसे आपको देखिए ध्यान से, न्यूमेरिकल्स जो होता है मैथ है, और इसमें खाली गुने भाग में जो समय लगेगा आप आसानी से इसको बना लीजिए। गुना भाग आप लोग घर करते रहिएगा बढ़िया से, हम बता दे रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। क्वेश्चन इस तरह से होगा कि एक क्रिस्टल पर, हम पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, एक क्रिस्टल पर, माने एक क्रिस्टल है उस पर है ना, एक्स किरणों का परावर्तन, एक्स किरणों का परावर्तन। जैसे ही एक्स किरणों माने एक्स किरण का परावर्तन हुआ, तो परावर्तन कोण बन गया कितना, परावर्तन कोण थीटा का मान
परावर्तन कोण किसका मान, थीटा का मान 8.40 डिग्री। कितना है, 8.40 डिग्री। समझ में आ रही है बात ना। और क्या, यदि क्रिस्टल में, और यदि, ये आपके किताब का क्वेश्चन है, और यदि क्रिस्टल में अंतरतरीय दूरी है ना, क्या है, अंतरतरीय दूरी 0.2 नैनोमीटर। अब यह नैनोमीटर आ गया। नैनोमीटर बोले तो बहुत छोटा मीटर होता है ये। नैनोमीटर कैसा होता है, बहुत छोटा। तो 0.2 नैनोमीटर है ना, हो तो प्रथम कोटि, कौन कोटि, प्रथम कोटि परावर्तन के लिए, प्रथम कोटि परावर्तन के लिए, प्रथम कोटि परावर्तन के लिए एक्स किरणों का, एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य कितना होगा, है ना, क्या होगा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य क्या होगा। अब यहां पे दिमाग लगाना है आपको। अब यहां पर क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाएंगे आप देखिए। सबसे पहले देख लीजिए, एक्स क्रिस्टल पर एक्स किरणों का परावर्तन। अभी जस्ट हम पढ़ाए कि क्रिस्टलों के बीच, सतहों के बीच दूरी पता लगाने के लिए किस किरण का इस्तेमाल करते हैं, एक्स किरण का। निश्चित है यही फॉर्मूला लग जाएगा। तो इससे पहले आपको क्या क्या चीज दिया हुआ है, परावर्तन कोण थीटा का मान, यानी कि आपको थीटा दिया हुआ है कितना, 8.40 डिग्री दिया हुआ है। अब कहता है, और यदि क्रिस्टल में अंतरतरीय दूरी, दूरी भी दिया हुआ है, यानी कि डी दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है, 0.2 नैनोमीटर दिया हुआ है। ये भी आपको क्या है, दिया हुआ है। तो प्रथम कोटि, प्रथम कोटि का मतलब क्या हो गया, पहला। तो पहला का मतलब क्या, एन आपका दे दिया है, पूर्णांक संख्या। एन कितना है, 1। प्रथम कोटि का मतलब कितना हो गया, 1। यहां तक समझ में आ रही है बात। ये भी आपका दिया हुआ है। आगे पढ़िए, परावर्तन के लिए एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, यानी कि लैम्डा आपको निकालना है। लैम्डा क्या करना है, निकालना है। कितना बच्चा, कोई बात समझ में आ गया, आ गया। अब यहां पे देखिए, एक चीज आपको दिया हुआ रहेगा ऐसे प्रश्नों में, किताब में यहां पे दिया हुआ है कि साइन 8.40 डिग्री का मान, ये दिया हुआ रहेगा। साइन 8.40 का मान कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ है 0.146। ये क्या है, दिया हुआ है आपको, क्या है ये, दिया हुआ है। तो अभी आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा होता है कि नहीं। अब एन कितना दिया हुआ है, 1। एन कितना दिया हुआ है, 1 गुना लैम्डा, गुना क्या चीज, लैम्डा, बराबर 2 गुना, अब यहां पे डी है 0.2 n नैनोमीटर है। क्या दिया हुआ है, नैनोमीटर है। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर ई मीटर में है, अथी नैनोमीटर में है, तो इसको नैनोमीटर का आपको डायरेक्ट मीटर में बदलना पड़ेगा। क्योंकि आंसर में आपको देखिए, आंसर में तो लैम्डा का सीधा एंगस्ट्रम होता है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इस बहुत छोटा मात्रक है, इतना छोटा मात्रक है कि इस पर हम लोग मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको किस में चेंज कर दीजिएगा, मीटर में। तो इसको जब मीटर में चेंज कीजिएगा तो इतना ही बराबर क्या होता है, 0.2 नैनोमीटर, 0.2 नैनोमीटर बराबर जो होता है, याद रखिएगा। तो इसको हम लोग अगर मीटर में बदलिएगा,
उसको हम लोग अगर मीटर में बदलिएगा, शुरू से ना है ना। अगर इसको आप लोग मीटर में बदलिएगा तो इसको मीटर में बदलने पर क्या हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 0.2 गुना 10 के पावर 0.2 गुना 10 के पावर -9 मीटर। आ गया समझ में? तो अब यही मनवा डी का यहां रख दीजिए, 0.2 गुना 10 के पावर -9 मीटर। मीटर नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत अभी नहीं है। अब गुना साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह पर कितना है 8.40, और इसका मान कितना है 0.146, 0.14 गुना कर दिए। लैम्डा में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा कि नहीं। अब इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, तो 0.4 गुना 10 के पावर -9 गुना 0.146 है कि नहीं। आप आराम से कैलकुलेटर उठाइए और आंसर हम डायरेक्ट अब लिख दे रहे हैं यहां से, और यही आएगा। आप लोग कैलकुलेटर उठा लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा 5.84, क्या आ जाएगा 5.84 गुना 10 के पावर -3। और लैम्डा का जो होता है यूनिट, एसआई यूनिट, वह एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है, एंगस्ट्रम। तो लैम्डा बराबर इतना लिखाएंगे और इधर पे लिख देंगे एंगस्ट्रम। क्या लिख देंगे, एंगस्ट्रम। यही हो जाएगा आपका क्या चीज, आंसर। तो इस आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाए कि नहीं बनाए, और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल आपके सामने देखिए बना दिए हैं। और ऐसे ही आपको घर पर भी न्यूमेरिकल बनाना है। जो नहीं आएगा उसको क्या करना है, पूछना है, समझे कि नहीं। एक आधे को न्यूमेरिकल आपको इसमें पढ़ना है, जो हम आपको बता दिए। समझ में आ रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं एक और पॉइंट आपके किताब में दिया हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल का घनत्व निकालना कैसे है से। लेकिन उससे पहले वो और चीज पढ़ लीजिए। उससे पहले आपको पढ़ लेना है, थोड़ा सा दिया हुआ है मिलर निर्देशांक। क्या पढ़ना है, मिलर निर्देशांक। क्या पढ़ना है, मिलर निर्देशांक। तो अगला पढ़ लेते हैं हम लोग मिलर निर्देशांक। मिलर निर्देशांक, मिलर निर्देशांक क्या है, इसके बारे में हम लोग गौर करेंगे, बढ़िया से समझेंगे, ठीक है ना। तो मिलर निर्देशांक देखिए निश्चित है कि मिलर निर्देशांक तभी होगा जब भुजा होगा। क्या होगा जाएगा, भुजा। और भुजा को अगर हम लोग बात करें तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 तरह के भुजा है। तो भुजा को हम बना लेते हैं ABC। बहुत आसान है ये। सबसे पहले इसका हम लोग गुणांक देखेंगे कि ए के साथ 3 है कि 2 है कि 5 है कि 6 है। तो गुणांक हो गया ये। मान लीजिए कि कोई भुजा है तो 5 है कि 6 है कि 8 है, तो जितना के साथ उसका गुना होगा वही उसका क्या हो जाएगा, गुणांक। चौड़ैया मान के चलिए कि 2 है कि 3 है कि 4 भी है, तो उसका वो गुणांक हो जाएगा। और सी ऊंचाई है, कितना ऊंचा है, 3 है, 4 है, 5 सी है, कितना है, तो वो गुणांक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, गुणांक। क्या निकालेंगे, गुणांक। कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले आप लोग क्या निकाल लीजिएगा, मिलर निर्देशांक निकालने के लिए गुणांक। क्या निकालिएगा, गुणांक। अब ध्यान समझिएगा, जब गुणांक आप निकाल लीजिएगा उसके बाद क्या कीजिएगा, तो भैया इसके बाद हम करेंगे, अब जो गुणांकवा आएगा ना, जैसे मान लें कि इसका गुणांक 4 है, इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 2 है, उसका उलट दीजिएगा, व्युत्क्रम कर दीजिएगा। उसका क्या कर दीजिएगा, व्युत्क्रम। यानी कि अब गुणांक का व्युत्क्रम करेंगे। अब गुणांक का व्युत्क्रम करेंगे।
अगर आप व्युत्क्रम कीजिएगा ना, यानी कि उल्टा लिखिएगा ना उसका, 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/3, 5 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/5, 1/5 का उल्टा क्या हो जाएगा 5। आ गया समझ में? तो अब गुणांक का जो व्युत्क्रम कीजिएगा, उल्टा कीजिएगा, तो उसको क्या बोला जाता है 20 निर्देशांक। उसको क्या बोलते हैं 20 निर्देशांक। उसको हम लोग बोलते हैं 20 निर्देशांक। यानी कि हम यहां पे लिख सकते थे ना कि गुणांक के बाद 20 निर्देशांक निकालते हैं। तो अब आपको लगता है कि 20 निर्देशांक क्या है, तो वही भैया जो गुणांकवा है उसका उलट दीजिए, उसी को 20 निर्देशांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है 20 निर्देशांक। अब आ जाइए तीसरा। उसके बाद क्या करेंगे, यदि 20 निर्देशांक जो है, यदि 20 निर्देशांक, समझ में आ रही है ना बात? यदि 20 निर्देशांक को व्युत्क्रम करने पर, माने उलटने पर, समझे कि नहीं, करने पर भिन्नांक हो, अगर आप 20 निर्देशांक कर रहे हैं और 1/5 आ गया, 1/3 आ गया, तो भिन्नांक आ गया। तो वही हम लिख रहे हैं कि यदि 20 निर्देशांक को व्युत्क्रम करने पर भिन्नांक हो, तो भिन्नांक हो तो, माने ऐसे लिखे ना, यदि 20 निर्देशांक भिन्नांक हो तो, माने इसको उल्टा करने पर अगर भिन्नांक हो तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो उसे भिन्न में नहीं रहने देना है, ऐसा संख्या से गुना करना है कि वह पूर्णांक बन जाए। वह क्या बन जाए, पूर्णांक बन जाए। तो उसे क्या करेंगे, पूर्णांक में बदलते हैं, उसे पूर्णांक में बदलते हैं। पूर्णांक में क्या करते हैं, बदलते हैं। वही मिलर निर्देशांक है। यही क्या हो जाएगा, यही मिलर निर्देशांक होगा। यही मिलर निर्देशांक होगा। यही क्या हो जाएगा, मिलर निर्देशांक होगा। आगे समझ में? यही क्या हो जाएगा, मिलर निर्देशांक होगा। अब देखिए ध्यान से, यहां पे जैसे एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, कोई भुजा 3a है। कितना है, 3a है। चौड़ैया उसका 2b है, ऊंचाइया 3c है। सबसे पहले क्या करना है, गुणांक निकाल दीजिए। तो गुणांक a का गुणांक कितना है 3, b का कितना है 2, c का कितना है 3। निकाल दिए गुणांक। अब इसका क्या कहता है, उलट दीजिए। तो उलट देंगे तो 1/3, 1/2, 1/3। यदि 20 निर्देशांक भिन्नांक हो, तो भिन्नांक तो है, तब इसको किसमें बदलिए, पूर्णांक में। तो पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 2 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। तो सीधा आप क्या कर दीजिए, 6 से गुना कर दिए। 3 दूनी 2 तिहाई, 3 दूनी कितना आ गया 2 3 2। यही आपका हो गया मिलर निर्देशांक। यही आपका क्या हो गया, मिलर निर्देशांक। आगे समझ में? यही आपका क्या हो गया, मिलर निर्देशांक। तो मिलर निर्देशांक निकाल लीजिएगा। मिलर निर्देशांक की जरूरत आखिर हमको क्यों पड़ी, तो जब हम क्रिस्टल का घनत्व पढ़ाएंगे तो उसमें हमको जरूरत पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको हम लोग मिलर निर्देशांक हम लोग समझा दिए। समझे कि नहीं? एक और उदाहरण ले लीजिए, एक और उदाहरण ले लीजिए। अबरी में जो भुजा है वह 1/3a, कितना है 1/3a है, या 1/2b। समझ में आ रही है बात? या आपको दिया हुआ है 1/5c। तो सबसे पहले इसका गुणांक निकालिए। तो 1/3, 1/2, 1/5, इसको उलट दीजिए 3 2। ये ऑलरेडी पूर्णांक में है। जब पूर्णांक में नहीं रहेगा तब ना पूर्णांक में बदलना है, और जब पूर्णांक में रहेगा तब नहीं बदलना है। यही हो गया आपका मिलर निर्देशांक। यही क्या हो गया, मिलर निर्देशांक।
क्लियर हो गया? तो मिलर निर्देशांक समझ में आया? समझ में आ गया ना बात? कोई दिक्कत? बढ़िया से समझ में आया कि कम बढ़िया समझ में आया? बढ़िया से समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्रिस्टल का घनत्व। क्या देख लेते हैं? क्रिस्टल का घनत्व। अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्रिस्टल का घनत्व। अच्छा, घनत्व बराबर क्या होता है? देखिए, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। अब किसका घनत्व निकाल रहे हैं? क्रिस्टल का। क्रिस्टल जालक में से एगो क्रिस्टल को बाहर कर लेते हैं। देख रहे हैं? बाहर कर लिए। कोई दिक्कत है? अब देख लीजिए, द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा? आयतन। घनत्व को क्या चीज से सूचित करते हैं? डी से डेंसिटी। लेकिन आपके किताब में जो दिया हुआ है उसको रो से सूचित करना है। क्या चीज से? रो से। तो घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं, डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। लेकिन यहां पे आपको रो से, ऐसे, यही हो गया रो। ये क्या हो गया? रो। तो रो से सूचित करेंगे, तो यानी कि रो बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान बोले तो मास, और आयतन बोले तो भुजा अगर ए है तो ए क्यू, और घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। तो क्या हो जाएगा? ए क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी का ना घनत्व का क्रिस्टल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ए क्यू। अब देख लीजिए, द्रव्यमान अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 5m, 6m, 7m, 8m। जेड है, अब अनंत है तो जेड उसको लिख रहे हैं, तो इसका इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे? जेड एम। कोई दिक्कत है? द्रव्यमान कुछ न कुछ होगा ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? जेड एम। क्लियर हो रहे हैं? अब यहां पे इस बात को समझ लीजिए, ये जो हम एम लिखे हैं किसका द्रव्यमान लिखे हैं? तो एगो का हम लिखे हैं। क्या चीज एगो का लिखे हैं? एक अवयवी कण का। कितना अवयवी कण का? एक अवयवी कण का। तो यहां पे लिखिए कि एम बराबर जो है, एम क्या है? तो एक अवयवी कण का द्रव्यमान है। एक अवयवी कण का क्या है? द्रव्यमान है। एगो का द्रव्यमान है। तो जेड क्या है? तो कितना अवयवी कण है उसकी संख्या। वही तो हम बताए अभी कि एगो है कि 2 गो है कि 4 गो है कि 5 गो है कि अनंत है। जय गो रहेगा उसको जेड बोलेंगे, जेड के जगह पर उतना ही लिख देंगे। तो ये जेडवा क्या ले लिए हम? तो ये जेडवा जो है अवयवी कणों की संख्या है। अवयवी कणों की संख्या है। जेड क्या है? अवयवी कणों की संख्या है। समझे कि नहीं? ए क्या है? क्रिस्टल का आयतन। क्रिस्टल का आयतन, जिसको हम लोग क्या बोले हैं? भुजा क्यूब। यहां तक समझ में आ गया? एक बात समझ लीजिए, यहां आप लोग 9वां, 8वां, 7वां, 6ठा, 11वां, 10वां में पढ़े होंगे एवोगाड्रो संख्या। क्या पढ़े हैं? एवोगाड्रो संख्या। इसको ध्यान समझिएगा। क्या पढ़े हैं? एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 गुना 10 के पावर 23। 23 क्या चीज? अगर परमाणु कहेगा तो परमाणु, अगर अणु कहेगा तो अणु, अगर आयन कहेगा तो आयन। समझ में आ गया ना? 0.6
2 गुना 10 के पावर 23 परमाणु, अणु या आयन। आ गया समझ में? अब यहां समझिए, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? मोलर द्रव्यमान। क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान। किसको बोलते हैं मोलर द्रव्यमान? तो 1 मोल परमाणु के द्रव्यमान को, 1 मोल परमाणु के द्रव्यमान को, 1 मोल परमाणु के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? मोलर। 1 मोल परमाणु के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। और मोलर द्रव्यमान को बढ़का एम से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं? बढ़का एम से। याद रहेगा? ये याद रहेगा? बढ़का एम से सूचित करते हैं। अब बताइए, ये जो 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 6.022 गुना 10 के पावर 23। और अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसको माने ये हमको क्या है? द्रव्यमान है। ये क्या है? द्रव्यमान है। तो इसको हम लोग सूचित करेंगे किस चीज से? द्रव्यमान है। तो इसको एवोगाड्रो संख्या के इस नंबर को हम लोग Na से भी सूचित करते हैं या N से भी सूचित करते हैं। तो Na क्या है? द्रव्यमान। ये क्या है? द्रव्यमान। आई इसको क्या बोलेंगे? मोलर द्रव्यमान। इसको क्या बोलेंगे? मोलर द्रव्यमान। समझ में आ रहा है बात? अब यहां से देखिए, ध्यान से समझिएगा, तो छोटा कर दे कि ज्यादा से ज्यादा बात हटा सके, ठीक है ना? अब यहां से एम निकालिएगा, यही वाला एगो का द्रव्यमान निकालिएगा, एम निकालिएगा। क्या निकालिएगा? एम। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? यहां से एम बराबर हो जाएगा, इधर है मोलर द्रव्यमान, बढ़का एम, बढ़का एम हो जाएगा। अब बटा, इसी को तो एन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? एन ए। तो इसको बोल देंगे एन ए। क्या बोल देंगे इसको? एन ए। कोई दिक्कत है? तो एम बटा क्या हो जाएगा? एन ए। एन ए बोले तो 6.022 गुना 10 के पावर 23। समझ में आ गई बात है? अब हम लोग घनत्व को निकालिए, यानी कि रो निकालिए। क्या निकालिएगा? रो। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? तो यहां है जेड एम, तो जेड एम बटा कितना दिया हुआ है? 1 क्यूब। तब इसको ध्यान समझिए, तो जेड के लिए तो जेड रखेंगे, एम का मनवा कितना है? एम बटा एन ए, अब बटा क्या हो जाएगा? ये 1 क्यूब। क्या हो जाएगा? ये 1 क्यूब। समझ में आ रही है बात ना? तो इसीलिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि रो बराबर क्या हो जाएगा? जेड इंटू एम, अब बट्टा एन ए इंटू 1 क्यूब। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा? याद रखिएगा। और इस पर भी हम लोग एक ठो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, समझे कि नहीं? इस पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं? एक ठो न्यूमेरिकल देख लेते हैं और इसको बनाने का प्रयास करेंगे, समझे कि नहीं? बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो देखा जाएगा, बन ही जाएगा। नहीं काहे बनेगा भाई? तो याद रहेगा घनत्व निकालने के लिए, आपको याद रहेगा घनत्व कैसे निकलता है? तो क्रिस्टल का ना घनत्व निकालना था हमको। तो क्रिस्टल का घनत्व का फॉर्मूला ये है, एम क्या है? मोलर द्रव्यमान, एन ए क्या है? तो एवोगाड्रो संख्या, ए क्या है? तो इसका क्रिस्टल का घनत्व है पूरा का, तो आ जाएगा सब मान अगर रहेगा तो चलिए अब यहां से समझिए, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। एक क्या दे रहे हैं? क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। एक सिल्वर फलक, अब फलक चाहे सिल्वर का रहे सोना का रहे उसका मतलब नहीं है, मैंने जो दिया हुआ है किताब में वो क्वेश्चन देखिए। एक सिल्वर फलक, समझ में आई बात? एक सिल्वर फलक है ना, सिल्वर फलक केंद्रित इकाई से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? केंद्रित घनाकार क्रिस्टल बनाता है। कैसा बनाता है? घनाकार क्रिस्टल बनाता है। घनाकार क्रिस्टल क्या करता है? बनाता है। क्वेश्चन समझिए, बनाता है। यदि इसके इकाई सेल की लंबाई, यदि इसके
इकाई सेल की लंबाई, इकाई सेल की लंबाई 4.077 गुना है ना, 4.077 गुना 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। कितना हो? 4.077 गुना 10 के पावर -8 सेंटीमीटर है। समझ में आ गई बात है? इसका घनत्व, इसका घनत्व, घनत्व बोले तो वही रो। समझ में आ रही बात ना? इसका घनत्व है ना, हाँ ध्यान रखिएगा। इसका घनत्व कितना दिया हुआ है? 10.5। कितना दिया हुआ है? 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है ना, 10.5 सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर क्या है? क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। तो समझ में आ रही है बात? तो सिल्वर के परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो सिल्वर के परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। कोई दिक्कत है? इस तरह से हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब यहां पे देखिए क्या लिखता है, एक सिल्वर फलक केंद्रित घनाकार, यानी कि आपको एफसीसी का लेना है। किसका लेना है? एफसीसी का। आपको दिमाग रहना चाहिए कि यहां पर क्या चीज है? एफसीसी है, फलक केंद्रित सेल, इकाई सेल है। कैसा है? फलक केंद्रित, यानी कि 8 कोना पर और 6 गो फलक में अवयवी कण इसके हैं। समझ में आ गया बात? एफसीसी का है। अब देखिए इसके इकाई सेल, इकाई सेल का मतलब ए, इकाई सेल का मतलब कितना? ए। तो ए का मान आपका दिया हुआ है कितना? 4.077 गुना 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? इतना सेंटीमीटर। घनत्व यानी कि रो दिया हुआ है आपका 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? आपको निकालना है सिल्वर के परमाणु द्रव्यमान, यानी कि मोलर द्रव्यमान, एम का मान। एम बराबर कितना होगा? आप फार्मूला देखिए, इसमें वो जेड भी है, लेकिन वह जेड आपको पता नहीं है। जेड पता रहता तो एम डायरेक्ट निकल जाता। तो अब आपको देखिए यहां पे खुद दिमाग लगाना है। फलक केंद्रित सेल ये है। प्रभावी संख्या को क्या बोलते हैं? प्रभावी परमाणु संख्या को क्या बोलते हैं? जेड। जेड है ना? इसका प्रभावी परमाणु संख्या कितना होता है? तो 4। तो जेड का मान तो यहां दिया हुआ है 4। ये आपको समझ लेना है दिमाग से। समझ में आ गई? अब यहां से आपको एक फार्मूला निकालना है। तो अभी तो आप लोग पढ़े हैं कि रो बराबर, यानी कि घनत्व बराबर क्या पढ़े हैं? तो जेड एम बटा एन इंटू ए क्यू दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, रो का मान कितना दिया हुआ है? 10.5। कितना दिया हुआ है? 10.5। देखिए हमको निकालना है मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान का यहां पर कोई यूनिट नहीं लिखे हैं। मोलर द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वह ग्राम प्रति मोल होता है। क्या होता है? ग्राम प्रति मोल, यानी कि आंसर आ जाएगा ग्राम प्रति मोल। समझे कि नहीं? इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जेड, जेड का मान कितना दिया हुआ है? जेड का मान 4। यही एम तो निकालना है। अच्छा एन ए, तो एन ए कितना दिया हुआ है? तो 6.022 गुना 10 के पावर 23। 6.022 गुना 10 के पावर 23। अब रह गया ए क्यू। तो ए क्यू कितना? ए तो इतना दिले है 4.077 गुना 10 के पावर -8, और एकर क्या चीज? क्यूब। एकर क्या चीज? क्यूब। समझ में आ रहा है मेरे भाई? देखिए तो इतना दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? अब यहां से एम निकालिएगा। यहां से अगर एम निकालिएगा तो एम बराबर सीधा लिखिए इस साइड में कि 10.5 गुना, इस सब को गुना कीजिए, 6.022 गुना 10 के पावर 23 गुना
4.077 गुना 10 के पावर -8 का होल क्यूब बटा ये चरवा क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। 4 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो m निकल गया कि नहीं निकल गया। अब आप कैलकुलेटर ले लीजिए या हाथ में अगर पावर है, दिमाग में पावर है तो उसको ले लीजिए और चल जाइए घरे। कहाँ चल जाइए, घरे। और घरे जा करके इसको खूब बढ़िया से इसको 3 बार लिख करके गुना कीजिए। और जैसे ही आप लोग गुना कीजिएगा पूरा बढ़िया से, आप लोग कल का टास्क है आपको कि इतना को सब को मल्टीप्लाई यानी कि गुना उना करके आइएगा। आंसर इसका आ जाएगा आपका 107.13 ग्राम प्रति मोल। आ गया समझ में। यही क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान यानी कि परमाणु द्रव्यमान। आ गया समझ में। पूरा गुना भाग करके आइएगा कि नहीं आइएगा। यही टास्क रहा गुना करने के लिए, क्योंकि इसमें देखिए बनाने में आसान है, गुने भाग करने में जो कठिनाई हो। आंसर आपका यही रहेगा, कोई दिक्कत है। तो आज का टॉपिक यही समाप्त करें। बोलिए कि भैया आगे अब क्रिस्टल के डोज पढ़ना है, समझे कि नहीं। तो उसको कल रहने दीजिए। अब इतना भी गुना भाग करने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग यहीं पर समाप्त कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी सपोर्ट कीजिए और बढ़िया से इस वीडियो को 12th क्लास का जो वीडियो है इसको देखिए। केमिस्ट्री का है। पहले हम लोग 2 चैप्टर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर 2 चैप्टर आपको हम फिर बायोलॉजी पढ़ाएंगे और इसी प्रकार से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।